नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। हम लोगों ने नई सीरीज शुरू की थी उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में पहला एपिसोड किया था जहां उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। अब हम आगे की बात करते हैं कि कितना कठिन जीवन आगे भी रहा उनका। जब वो हाई स्कूल पास करके पहुंचे बम्बई तो उस समय दिक्कत ये हुई कि उनके लिए एडमिशन के लिए फिर पैसे नहीं थे। तो उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था कैलुस्कर, जिसका नाम जनरली लोग जब अम्बेडकर जी की बात करते हैं तो लोग लेते नहीं हैं, लेकिन कैलुस्कर ने उनकी बहुत सहायता की। तो कैलुस्कर ने बताया कि बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ जो हैं, उनकी बम्बई में ही कोठी है और वो ऐसे तेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं जिससे कि वो उनकी पढ़ाई करा सकें। ये बात अम्बेडकर जी को अच्छी लगी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूँ और वो उनकी कोठी पे मिलने चले गए। अम्बेडकर ने अपनी सारी समस्याएँ गायकवाड़ जी के सामने कही। गायकवाड़ जी ने अम्बेडकर की जब बात सुनी, तो उनको उसी समय लग गया क्योंकि उनकी पारखी नज़र और उनके तजुर्बे ने ये परख लिया था कि ये इस आदमी में इतनी संभावनाएँ हैं, जिसकी सहायता करना आवश्यक है। और उन्होंने अम्बेडकर जी को ₹25 प्रति माह की छात्रवृत्ति पे पढ़ने के लिए अलाउ किया। साथ ही में उनको ₹100 अलग से दिए जिससे कि वो अपने एडमिशन प्रोसेस को करा सकें। भीमराव ने जब ग्रेजुएशन किया तो उस दौरान वो बम्बई आ गए और बम्बई में उनके पिताजी भी उनके साथ रहने आ गए। उस समय उनकी उम्र भी हो चुकी थी और तबीयत भी काफ़ी खराब रहती थी। तो बीए करने के बाद भीमराव ने अपने पिता रामजी राव से कहा कि पिताजी मुझे अब नौकरी कर लेनी चाहिए जिससे घर की स्थिति को मैं कुछ सँभाल सकूँ। तो उनके पिताजी काफ़ी दुखी हुए कि उनको लगता था कि उनका बेटा और भी आगे पढ़ाई करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सेना में नौकरी करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि जब आपने सूबेदार की नौकरी सेना में की, तो मुझे भी मिल जानी चाहिए और उन्होंने बड़ौदा के नरेश के यहाँ मिलिट्री में नौकरी शुरू की और वो अपना काम काफ़ी मेहनत से भी करते थे। उसी दौरान उनका विवाह भी कर दिया गया क्योंकि उस समय कम उम्र में विवाह करने का एक प्रचलन था और उनकी पत्नी जो रमाबाई थी, वो भी ससुराल में ही रहती थी और अम्बेडकर जी गायकवाड़ जी के जो रियासत थी, वो बड़ौदा में वहाँ रहते थे। उसी दौरान उनके पिताजी की काफ़ी तबीयत खराब हुई, तो उनके पास तार आया कि तुरंत वापस आ जाएँ। अम्बेडकर जी ने एक एप्लीकेशन लिखी और कहा कि मुझे अपने पिताजी को देखने के लिए जाना पड़ेगा, मगर उनके अधिकारियों ने साफ कह दिया कि तुमने पहले भी काफ़ी छुट्टियाँ ले रखी है, इसलिए तुमको छुट्टी नहीं दी जा सकती। अम्बेडकर जी इस पे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मुझे पिताजी को देखने जाना बहुत आवश्यक है, भले मुझे इसके लिए नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। और उन्होंने अपना एक इस्तीफ़ा लिखा और इस्तीफ़ा देकर वो वहाँ से अपने पिताजी को देखने के लिए मुंबई आ गए। पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस वक़्त। तो उनके पिताजी की तबीयत जब ठीक नहीं हुई और उसके कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु भी हो गई। भीमराव अपने पिताजी की मृत्यु से काफ़ी सदमे में आ गए। बचपन में माँ का जाना, अब इस उम्र में पिता का जाना, एकदम असहाय की स्थिति स्थिति हो गई और वो 1 महीने तक करीबन उनके उसी सदमे में रहे कि अब आगे क्या किया जाए। तो भीमराव के जो मित्र कैलस्कर थे उन्होंने फिर उनको एक सुझाव दिया कि गायकवाड़ जो बड़ौदा के हैं उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की है। वो चाहते हैं कि जो भारत में तेज विद्यार्थी हैं या मेधावी छात्र हैं उनको वो अमेरिका पढ़ने भेजेंगे और उसकी छात्रवृत्ति का पूरा इंतजाम वो करेंगे। तो हो सके तो तुम एक बार बड़ौदा के नरेश से एक बार फिर मिल लो। ये बात अम्बेडकर जी को जच भी गई और उन्होंने निर्णय किया कि हम उनसे मिलते हैं जाके। वो उनसे मिलने गए तो बड़ौदा के नरेश उनको देखते ही पहचान गए। अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसा अगर छात्र वहाँ पढ़ने जाएगा तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी और भारत के लिए भी ये अच्छा होगा। तो 1913 में पानी के जहाज़ से वो बम्बई से रवाना हुए अमेरिका के लिए। बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ जी इतने दयालु प्रवृत्ति के थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका इतना योगदान रहता था कि वे सभी उन छात्रों को जिनका पढ़ने में बहुत मन लगता था और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो उनकी सहायता वो करते थे। और उसी के तहत अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर जी का एडमिशन हो गया। वहाँ पर वो पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की स्टडी करने लगे। साथ में उन्हें रुपए की समस्या पे एक थीसिस लिखने का बहुत मन था और उन्होंने आगे ये भी सोचा था कि वो लॉ भी करेंगे। अमेरिका के माहौल में
अम्बेडकर जी को एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पे सभी लोग एक साथ उठते-बैठते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं, एक एक साथ घूमते-फिरते हैं। ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं, जात-पात नहीं। जो अमेरिका उस समय का था, जो सभी को समाहित कर लेता था, उसी की वजह से अमेरिका आज इतना विकसित हुआ और हम लोग आज इसी कॉम्प्लेक्सिटी में कि ऊँच-नीच की भावना, एक-दूसरे के साथ ठीक से ना बैठना, सिर्फ़ अपनी जाति के साथ बैठना, 1-2 जाति के लोगों के अगर टेम्परामेंट मित्रों के मिलते हैं, तो वो साथ क्यों नहीं बैठ सकते? ये बात अम्बेडकर जी को काफ़ी अच्छी लगी और वो ये कहते थे कि धरती पे अगर कोई अच्छी जगह, स्वर्ग जैसी जगह है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका में अम्बेडकर जी सुबह से लेके शाम तक जितना भी वक़्त उनको यूनिवर्सिटी के अलावा मिलता, वो उसमें सिर्फ़ पढ़ाई करते। उनके जीवन का एक ही ध्येय था कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मैं सिर्फ़ पढ़ाई करूँगा। उनके मित्र उन्हें कहते भी थे कि ये तो पढ़ाकू है, ये तो किताब का कीड़ा है। कई बार उनको कहा भी जाता था कि चलिए फ़िल्म देख के आते हैं, तो वो कहते थे मैं अपनी मातृभूमि से इतनी दूर सिर्फ़ ये करने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ और मैं शिक्षा लेके वापस जाना चाहूँगा। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक नवल भटेना नामक भारतीय छात्र से हुई और उनके साथ उनका इतना मित्रवत व्यवहार रहा कि दोनों लोग एक हॉस्टल के एक कमरे में साथ भी रहने लगे। तो नवल भटेना हमेशा अम्बेडकर जी से कहते थे कि अमेरिका सिर्फ़ उन्नतशील सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो सबको एक निगाह से देखता है। वो सिर्फ़ ये कहता है कि अमेरिका सिर्फ़ में सिर्फ़ एक ही जाति है, वो है अमेरिकन। अमेरिका में उनके दोस्त देखते थे, इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है कि हर वक़्त पढ़ते रहना। तो जीवन के उद्देश्य के लिए आज के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कमी से जूझ रहे हैं या जो मौसम की मार को कहते हैं कि मौसम खराब है, आज कैसे पढ़ें या ये स्थितियाँ हैं, कैसे पढ़ें? तो उन्हें अम्बेडकर जी से ही सीखना चाहिए कि स्थितियाँ कुछ भी हों, अगर मन में किसी चीज़ को पाने की लगन होती है, तो वो परिस्थितियाँ उस पे छोटी हो जाती हैं और वो लगन बड़ी हो जाती है। अमेरिका में जब उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पूरी कर ली, तो उसके बाद वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उन्होंने दोनों चीज़ें करनी थी। एक तो उन्हें रुपए के ऊपर थीसिस लिखनी थी और साथ में उनको लॉ करना था। अमेरिका में उन्होंने अपनी बचत करके काफ़ी किताबें खरीदी और वो किताबें इतनी संख्या में थी कि उसको ले जाने के लिए उन्हें एक बुक कराना पड़ा कि इंग्लैंड वो अपने साथ सारी किताबें ले जा सकें। मगर इंग्लैंड जो था वो अमेरिका जैसा नहीं था। यहाँ पर इंग्लैंड में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और जिसकी वजह से काफ़ी अपमान अम्बेडकर जी को सहना पड़ता था। लेकिन चूँकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए वो वहाँ पे मौन रहते थे। इसी दौरान बड़ौदा नरेश के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ कि आपकी छात्रवृत्ति का समय पूरा हो गया है, आपको वापस आना होगा। ये उनके खिलाफ एक साजिश वहाँ के कर्मचारियों ने की और उनको वापस लौटना पड़ा। उसके बाद यह निर्णय हुआ था कि वो लौटने के बाद 10 वर्ष बड़ौदा नरेश की रियासत में अपनी सेवाएँ देंगे और उनकी जो थीसिस थी और उनकी जो पढ़ाई थी, वो दोनों बीच में छूट गई। लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के यहाँ अपनी सेवाएँ देनी शुरू की। साथ ही जो किताबें इंग्लैंड से भारत में लानी थी, वो किताबों को उन्होंने जब वहाँ से आने के पहले एक किसी कंपनीज़ के थ्रू बुक करा दिया, उसका इंश्योरेंस भी करा दिया। जब वो भारत में लौट के आए, उसके बाद उनके पास इतने पैसे फिर नहीं थे कि वो बड़ौदा नरेश की रियासत में जॉइन कर पाते और वो पैसे की कमी की वजह से अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तभी उनके घर पे पोस्टमैन आया और उसने कहा कि आपका पैसा आया हुआ है, तो उनको ये समझ में नहीं आया पैसा कहाँ से आया। चूँकि उनकी किताबें जिस कंपनी से भारत आनी थी, वो जहाज ही डूब गया। तो जब पोस्टमैन ने बताया कि चूँकि आपकी किताबों का इंश्योरेंस था, इसलिए ₹2000 उसके एवज़ में कंपनी ने आपको भेजा है। ये डूबते को तिनके का सहारा जैसी स्थिति थी और उस पैसे से फिर कुछ पैसा उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कुछ पैसा लेकर वो बड़ौदा नरेश की रियासत में जॉइन करने के लिए वहाँ से चले गए। बड़ौदा नरेश को उन्होंने सूचना भिजवाई कि वो पर्टिकुलर डेट पे वहाँ पहुँचेंगे। बड़ौदा नरेश ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आप लोग स्टेशन जाके अम्बेडकर जी को ले आइए। वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और उसके बाद जब वो उनके कर्मचारियों ने फिर साजिश की और उनको स्टेशन लेने कोई नहीं गया। खैर वो स्टेशन से उतर के पैदल उन्होंने बड़ौदा रियासत की तरफ अपना कदम बढ़ाया
वहाँ पहुंचकर उन्होंने बड़ौदा रियासत को रिपोर्ट किया। तो बड़ौदा रियासत के नरेश जो गायकवाड़ जी थे उन्होंने पूछा कि तुम अमेरिका में भी रहे, इंग्लैंड में रहे, तो दोनों जगह कैसा है? तो उन्होंने बताया कि अमेरिका तो वाक़ई में पढ़ने वालों के लिए या काम करने वालों के लिए स्वर्ग है। अ, और जबकि इंग्लैंड में बहुत भेदभाव होता है भारतीयों को लेके। लेकिन चूँकि भारत मेरा देश है इसलिए मातृभूमि के लिए मुझे लौटना तो था ही। बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी ने कहा कि तुम वाक़ई में देशभक्त हो, जो अपने देश के लिए इतना सोचते हो। गायकवाड़ जी ने कहा कि चूँकि तुम्हें बड़ौदा में 10 साल के लिए रहना है इसलिए अपने रहने का कुछ इंतज़ाम कर लो। तो अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है, इंतज़ाम कर लेता हूँ और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम आने वाले समय में भारत में सूरज की तरह चमकोगे। तो भीमराव सैन्य सचिव के पद पे नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव कर्मचारियों द्वारा किया गया। फाइलें उनको दूर से दी जाती थी, पानी मांगने पे पानी नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग घड़ा रखा गया। ये सब देख के अंबेडकर जी को काफ़ी तकलीफ होती थी कि इतना पढ़ने के बाद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इन लोगों की सोच उनके प्रति नहीं बदल रही है। मकान मिलने में भी दिक्कत होती रही कि कुछ समय तो बड़ौदा नरेश के मेहमान के रूप में कुछ समय वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद मकान के लिए काफ़ी उन्हें परेशान होना पड़ा। अंत में वो एक पारसी था जिनकी सराय में उन्होंने रहने के लिए कमरा लिया। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को जब ये पता चला कि ये महार जाति से हैं, वहाँ पे उन लोगों ने पीछे पड़ के उसको खाली कराने के लिए ज़िद करना शुरू किया। एक पत्र लिखा और बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को वो पत्र उन्होंने सीधे हाथ में दिया। बड़ौदा नरेश को जब उन्होंने अपनी समस्या सारी लिख के पत्र के माध्यम से बताई, तो बड़ौदा नरेश ने अपने दीवान को कहा कि आप अंबेडकर जी की रहने की समस्या हल कीजिए। लेकिन बड़ौदा नरेश के जो दीवान थे, उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी कि मैं लोगों से विरोध करके आपका हेल्प नहीं कर सकता। ये सारी समस्याएँ देखने के बाद अंबेडकर जी ने एक त्याग पत्र लिखा और बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को भेज दिया कि मेरा यहाँ पे रहना जब मुश्किल हो रहा तो मैं काम कैसे करूँगा? और वो इस्तीफ़ा देकर वापस मुंबई आ गए। घर में कोहराम मच गया कि अब घर कैसे चलेगा? ऐसे समय में उनका मित्र कैलुस्कर फिर बहुत काम आया। उसने कहा कि बम्बई के एक कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर की पोस्ट खाली है। अगर हो सके तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर दो। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ कैसे होगा? उसने कहा उसकी चिंता आप मत करिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं आपके साथ चलूँगा। और उस तरह वो वहाँ पर उनको लेकर गए। इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे गए और अंबेडकर जी वैसे भी ज्ञान तो उनके पास था ही। उनको प्रोफ़ेसर के पोस्ट के लिए नियुक्त कर लिया गया और वो बहुत ही मन लगाकर वहाँ पर पढ़ाने लगे। उनकी योग्यता इतनी थी कि उनको सुनने के लिए काफ़ी लोग आते क्लास में, अलग-अलग जगहों से लोग उनको सुनते थे आकर। और इस तरह से वो कॉलेज में एक पॉपुलर प्रोफ़ेसर के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन वहाँ भी फिर एक घटना घटी कि जब उन्होंने कॉलेज रखे एक घड़े से पानी निकाल के पिया और वहाँ पे अन्य प्रोफ़ेसर इस बात को लेके नाराज़ हो गए कि आप इसमें से पानी नहीं पी सकते, तब उनको काफ़ी दुःख हुआ कि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ने के बाद भी और जो लोग उनके कोलीग हैं और पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी अभी ये भाव है, तो इस तरह से कैसे चलेगा? और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर नौकरी छोड़ता हूँ, तो परिवार कैसे चलेगा? साथ ही साथ उनके मन में अपनी थीसिस पूरे करने का और साथ में लॉ करने का भी ख़्याल था। अंत में उसी समय उनके उस दौरान उनको एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो उनका मन तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने में लगा था, उनका मन थीसिस में लगा। उसी समय उनका दोस्त नवल भटेना, जो अमेरिका में उनके साथ रहता था, वो मुंबई आया। तो उस समय अम्बेडकर जी के पास ₹5000 थे, तो उन्होंने नवल भटेना से कहा कि यदि ₹5000 का इंतज़ाम हो जाता, तो मैं पढ़ाई करने के लिए लंदन चला जाता। नवल भटेना ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ₹5000 अपनी पत्नी रमाबाई को दे दीजिए और मैं आपको बाकी पैसे दे देता हूँ, आप अपनी पढ़ाई करिए। और उन्होंने कहा ये उधार नहीं है, ये मेरी तरफ से है, आपको वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अम्बेडकर जी थोड़ा इस मामले में थोड़ा स्वाभिमानी थे, उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। तभी कोल्हापुर नरेश के यहाँ से उन्हें ₹5000 का चेक प्राप्त हुआ, जो नवल भटेना ने उनको लाके दिया। और साथ ही अम्बेडकर जी ने बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को पत्र लिखा कि वो लंदन पढ़ने जाना चाहते हैं, तो छात्रवृत्ति अगर मिल जाती, तो उन्होंने उनको छात्रवृत्ति भी दी और इस तरह वो लंदन पढ़ने के लिए चले गए। लेकिन बड़ौदा नरेश के जो कर्मचारी थे, उन्होंने फिर षड्यंत्र किया और उन्हें एक चिट्ठी लिखी कि आपकी छात्रवृत्ति बंद की जा रही है। इस षड्यंत्र के तहत अंबेडकर जी को काफ़ी दिक्कतें फिर उठानी पड़ी। तब उन्होंने एक पत्र डायरेक्ट गायकवाड़ जी को लिखा कि छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ रही है।
और वो पढ़ाई उनकी अधूरी रह जाएगी। गायकवाड़ जी को जब ये पता चला तो उन्होंने तहकीकात करने के लिए पहले दीवान जी को बुलाया और उनसे पूछा कि अम्बेडकर जी की छात्रवृत्ति वगैरह समय पे जा रही है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी महाराज, वो एकदम बिल्कुल समय पे जा रही है। तब वो दीवान पे बहुत कस के नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पत्र आया है कि उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी है। तब दीवान ने कहा कि मैं क्या करूं, कर्मचारी उनके खिलाफ हैं और मैं चाह के उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और उन्होंने गड़गड़ाते हुए माफी भी मांगी। तब बड़ौदा नरेश ने दीवान से कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उनकी छात्रवृत्ति को आगे कंटिन्यू किया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की योग्यता देखो जिसके लिए तुम लोग इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हो। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, वो इंसान तो है ना पहले, और ये सोचकर तुम लोगों को काम करना चाहिए कि वो एक इंसान की हेल्प कर रहा हो। और ये भी हिदायत दी कि भविष्य में अगर इस तरह की हरकत की गई, तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा। और उसके साथ साथ बड़ौदा नरेश ने एक एडवांस स्कॉलरशिप भीमराव जी को लंदन भेजना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बाकी समस्याएं भी हल हो गईं। और इस तरह से जब छात्रवृत्ति उनकी एडवांस में जाने लगी, तो फिर उन्होंने अपनी थीसिस भी कंप्लीट की, अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और जब उनको डॉक्टरेट फिर जब अवार्ड हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला पत्र बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जी को लिखा और उसके लिए धन्यवाद किया कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जीवन के जो मेरे लक्ष्य थे, वो मैंने अभी तक के वो मैंने पा लिए हैं। उसके बाद उन्होंने कैलुस्कर, नवल भटेना और अपनी पत्नी को भी सूचित किया कि वो बम्बई पहुँच रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए कि चलो वो वापस आ रहे हैं। उसके बाद जो नवल भटेना ने, चूँकि उन्होंने लॉ कर लिया था, तो उन्होंने बम्बई की कोर्ट में उनको उनको प्रैक्टिस करने का एक सर्टिफिकेट भी अरेंज कराया। और उसके बाद अंबेडकर जी ने वहाँ पर लोगों का मुकदमा लड़ना शुरू किया, और वो मुकदमा खासकर उन लोगों का लेते थे जो गरीब होते थे, जो पैसा देने की स्थिति में नहीं होते थे, या वो लोग जो भी पैसा देते थे वो उसको स्वीकार कर लेते थे, उनसे कोई डिमांड नहीं करते थे। और उनके साथ एक खास बात ये भी जुड़ गई कि वो जिस केस को हाथ में लेते उसको वो जीतते जरूर थे। इस तरह से धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर जी का नाम पूरे कम्युनिटी में फैलने लगा। बॉम्बे में एक वो अच्छे वकील के रूप में स्टैब्लिश होने लगे, और उनकी जो प्रबल इच्छा ये थी कि अछूतों के लिए अंग्रेज कोई कानून बनाए, जिससे उनके साथ ये भेदभाव, ये ऊंच नीच का जो फर्क है, वो खत्म किया जा सके। इसके साथ मैं आज के एपिसोड को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, आगे की कहानी जारी रखेंगे। खास बात यह है कि मैं इसमें जो सीखने वाली बात है कि जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कि उनके जीवन से हम सीख क्या सकते हैं, तो यहाँ पे सीखने वाली बात अंबेडकर जी के जीवन से है कि खुद पर नियंत्रण कैसे रखें, नंबर एक। नंबर दो, कि सहायता करने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। नंबर तीन, लक्ष्य पूरा होने तक रुके नहीं। नंबर चार, जब मौन से काम चल सकता है तो उस समय बोलने की आवश्यकता नहीं। पांचवा, कि किसी कार्य को तत्परता से करना चाहिए। यानी अंबेडकर जी के जीवन में जो सीखने वाली चीजें, मेरा ये कहने का आशय नहीं है कि और लोग के जीवन में उस दौरान चीजें कठिन नहीं थी, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी मकाम पे पहुंचता है तो उसकी कहानी, उसके जीवन का संघर्ष कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है बताना कि हम सीख क्या सकते हैं। तो वो प्रेरणा स्रोत की तरह है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों से, अपने परिवार में और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोस और आगे लाता रहूं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।